मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने गृह क्षेत्र सतपुतली को दिया तोहफा। 330 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा राजकीय महाविद्यालय। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल के फटने से बड़ी तबाही, 3 लोगों की मौत, 9 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2 दिन तक संभल कर करें चारधाम यात्रा, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सीएम आवास में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। अगले 6 माह में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता और तेजी से आएगी। इससे किसानों को बहुत ही सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्तराखंड के लोग काफी संख्या में वापस आए हैं। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर राज्य और केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में ऑनलाइन प्रक्रिया से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सीएम आवास में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। अगले 6 माह में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का जो कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता और तेजी से आएगी। इससे किसानों को सुविधा होगी। और उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्तराखंड के लोग काफी संख्या में वापस आए। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर राज्य और केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। गांव की खुशहाली का रास्ता चकबंदी से होकर गुजरता है, लेकिन इस राह में अभी मुश्किलें कम नहीं हो पाई है। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में चकबंदी अनिवार्य है। भूलेख, भूमि के समान बंटवारे समेत अन्य मसलों से जुड़ी कठिनाइयां हल होनी अभी बाकी है और इसे देखते हुए सरकार ने अब चकबंदी को माहौल बनाने की ठानी है। इस बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि चकबंदी में सबसे बड़ी बाधा है बंदोबस्ती का ना होना, इसीलिए हम जल्द ही बंदोबस्ती करेंगे। 1961 के बाद बंदोबस्ती नहीं हो पाई, इसमें बंदोबस्ती करेंगे। उसके कारण एक तो सारे खातों की क्लियर कट हो जाएगा, कहाँ पर कौन है, किसका काबिज है, कौन उसका किसको उसका अधिकार है, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे। और इससे हमको जो हम चाहते हैं कि चकबंदी हो, चकबंदी में सबसे बड़ी अगर बाधा है कोई तो ये बंदोबस्ती ना होना। और इसलिए चकबंदी होगी, चेक्स होंगे, हम उसमें हमको जो भी गतिविधि हम करना चाहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर से इतर कोई गतिविधि हम करना चाहते हैं तो उससे सरल है। पिथौरागढ़ में बादल के फटने से भारी तबाही का मंजर है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पड़ोसी गांव के 8 लोग लापता हो गए। बताया जा रहा है कि कई लोग पानी के बहाव में बह गए। मौसम विभाग के मुताबिक यहां अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने के आसार हैं। मुनस्यारी की गोरी नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ चुका है। इसमें 5 घर बह गए। पिथौरागढ़ के डीएम ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 30 घर अभी भी खतरे में हैं। डीएम ने बताया कि बादल के फटने से 3 की मौत हो गई है, जबकि 8 लापता हैं। मौके पर राहत और बचाव दल तैनात है। बेला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। कांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं और वहाँ पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ मुनस्यारी आपदा दृष्टि से बहुत संवेदनशील जगह है, यहाँ पे एनडीआरएफ की तैनाती होना चाहिए और धारचूला मुनस्यारी में एक हेलीकॉप्टर रखा जाना चाहिए ताकि जो है तत्काल ऐसी दैवीय आपदा में लोगों का रेस्क्यू हो और उन लोगों को मदद हो।
पिथौरागढ़ में बादल के फटने से कई घर जमींदोज हो गए। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए तो साथ ही पानी के बहाव में कई लोगों के बहने की खबरें हैं। इस हादसे पर ज्यादा जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक पीयूष रौतेला ने और एनडीआरएफ के आईजी संजय गुंजाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेसिकली जो जनहानि की सूचनाएं आ रही हैं वो मुख्य रूप से मुंशियारी के आसपास से आ रही हैं। वहाँ पे बंगा पानी करके उप तहसील है जिसमें कुछ गांवों में नुकसान होने की खबर है। गैला करके एक गांव है, मल्ला गैला, जिसमें कि 3 लोगों की कैजुअल्टी की न्यूज़ है। और उसी के पास में तांगा करके गांव है जहां पे 2-3 घर कोलैप्स हुए हैं और वहां पर 7 लोगों के मिसिंग होने की वो है। वहाँ पे टीम और प्रशासन की टीम पहुँच गई है और वो अपना खोजन बचाव का कार्य कर रही है। क्या हुआ था पूरा एक बार बता दीजिए, क्या इंसिडेंट हुआ था? नहीं, एग्जैक्टली लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से कुछ भवनों को नुकसान हुआ है। एग्जैक्ट क्या हुआ था वो वहाँ पे टीम पहुँचेगी और विस्तृत रिपोर्ट आएगी तभी बताया जा सकेगा। पिथौरागढ़ जनपद के जो मुंशियारी एरिया है उसमें मतकोट पर्टिकुलर क्षेत्र है और मतकोट में भी बुंगा पानी तहसील में एक आज सुबह लगभग 3:40-45 के आसपास एक छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पर, जैसे आप क्लाउड बर्स्ट के रूप में कहते हैं, एक घटना घटी थी और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सुबह सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट से टीम वहाँ पर रवाना हो चुकी है। और जो अभी तक सूचना मिली है उसमें जो 4 मेन हमारे गांव है, एक तो पत्थरकोट है जिसमें कि टीम पहुँच चुकी है और 3 लोगों के दबे होने की सूचना थी जिसमें 2 डेड बॉडी अभी तक मिल चुकी है, एक अभी मिलनी शेष है, ये सूचना आई है। उसके अलावा टांगा विलेज है जो कि लगभग काफ़ी पैदल वाले रूट पे है और उसमें हमारी टीम अभी पैदल चल रही है। अभी जो लेटेस्ट सूचना है लगभग 5 मिनट पहले कि हम लोग करीब 7 किलोमीटर और पैदल चलना है और उसके बाद टांगा में पहुंचेंगे। यद्यपि विलेजर से बात हो गई है और वहां पर लगभग 9 से 11 के बीच में मिसिंग की सूचना आई है। एक जिसको पहले मिसिंग काउंट कर रहे थे वो अभी मिल चुका है और वो सकुशल है, ये बताया गया है। इसके अलावा बाता और सिरतोला, ये 2 गांव है जहां पर कि थोड़ी भवन हानि हुई है और जानवर में जैसे गाय और बकरे की क्षति हुई है। तो ये डिटेल्स हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर बारिश की वजह से, मौसम की वजह से ये पूरे एरिया जो है में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारे उत्तराखंड शासन के द्वारा चॉपर की भी व्यवस्था कर ली गई है। चमोली जिले में इस बार बारिश का अंदाज कुछ बदला सा है। यहां अचानक से तेज बारिश से भूस्खलन की समस्या ज्यादा पैदा हो रही है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ पर लामबगड़ काली मंदिर के पास और पीपलकोटी में मलबा आने से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे सड़क के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। पीपलकोटी के भनेर पानी के पास मलबा गिरने से वहां खड़े वाहनों के ऊपर पत्थर तक गिर गए। गनीमत ये रही कि वाहनों में कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि एनएच कंपनी मलबा हटाने में लगी हुई है। अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो 2 दिन जरा संभल कर सफर करें। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आपके राह की रुकावट बन जाए। मौसम विभाग ने 2 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक वैसे तो सप्ताह भर पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 21 और 22 जुलाई को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब के यात्रा मार्गों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इससे भूस्खलन का खतरा भी है, लिहाजा सभी चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई कि वे मौसम के बुलेटिन और स्थानीय प्रशासन से सूचना के आधार पर सफर करें। वहीं मसूरी के काट मैकेंजी रोड से कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग के लिए सुरंग निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद विधायक गणेश जोशी का मसूरी के सभी व्यापारियों ने गांधी चौक पर माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। व्यापारियों ने गणेश जोशी जिंदाबाद और त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाए। विधायक गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से मसूरी के लाइब्रेरी चौक से कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग के लिए 450 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 किलोमीटर की सुरंग को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है।
उन्होंने कहा कि मसूरी में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको आए दिन अपनी दुकानों को लेकर चिंता बनी रहती थी। जिस प्रकार यहाँ पर जाम लग जाता था लाइब्रेरी चौक पर और बार बार व्यापारियों के सर पर एक तलवार लटकी रहती थी कि साहब हमारी दुकानें तोड़ी जाएंगी, हमारी दुकानें तोड़ी जाएंगी। और 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये टनल जो कि गज्जी बैंड से 650 मीटर दूर से वहाँ से निकले शुरू होगी और मसूरी इंटरस्कूल के पास निकलेगी। हालांकि इसका फिजिकल सर्वे अभी दोबारा कराया जा रहा है और जिससे मसूरी की जनता को राहत मिलेगी। जितना उधर का पूरा ट्रैफिक हो वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जाम लगता है। जाम लगने से व्यापारियों को, कारोबारियों को और निवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए कुछ ना कोई रास्ता चाहिए था, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। इस टनल से अत्यधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि सारा केम्प्टी जाने वाला टूरिस्ट जो है और जो यमुनोत्री की जाने वाला टूरिस्ट है वो अलग ही एक बाईपास निकल जाएगा। उससे ना तो निवासियों को दिक्कत होगी, ना ही कारोबारियों को दिक्कत होगी और निश्चित तौर पर जाम से निजात। श्रावण मास का महीना चल रहा है और ऐसे में कोरोना काल पर आस्था कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सोमवती अमावस्या पर देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में लोग दर्शन करने पहुंचे। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या में भगवान शिव का जो भक्त जल अभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ उसका दुख दर्द तो दूर करते ही हैं, तो साथ ही उसकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, जिसके चलते कोरोना काल में भी लोग दर्शन करने पहुंचे। हालांकि सरकार द्वारा कोविड-19 के गाइडलाइंस को मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरा किया जा रहा है। मंदिर परिसर के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, तो वहीं बिना मास्क के लोगों को मंदिर परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जैसे पिछले साल में होती थी भीड़ भाड़ ऐसी रहेगी कि कोरोना के चलते ऐसी भीड़ भाड़ रहेगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता। देश ये कि अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, दूरी रहें अपने, यही है ज़्यादा। हाँ, मास्क और सैनिटाइजर लगा के हैं और थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है यहाँ पर। सावन मास की बहुत बड़ी मान्यता होती है यहाँ पर, सोमवती मास माना जाता है। यहाँ के लोकल भी लोगों का, यहाँ जैसे अपने नेपाली लोग होते हैं, उनका पहला ये सोमवार होता है। सोमवार ये अपना सावन का। इसे लोकल देहरादून से, गोविंदगढ़ से है और बाबा से ही प्रार्थना करते हैं कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और बाकी शिव बारात आ रही है उससे पहले गणेश महोत्सव से पहले कोरोना खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी समय बाद मंदिर खुला है, कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने से कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर डिप्रेशन था। आज श्रवण मास का महीना है और इस वक्त हम टपकेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। 100 दिनों बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की जब तैयारियां की गई थी तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तैयार की गई थी कि धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंस का पालन हो या सैनिटाइजर्स हो या मास्क का प्रयोग लगातार किया जाए। और ऐसे में आज सोमवती अमावस्या तो मंदिरों में भीड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाइन लगाकर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मास्क का प्रयोग साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी पौराणिक मंदिर है, काफ़ी लोकप्रिय मंदिर है देहरादून का, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कोरोना काल में जो सोमवती अमावस्या में काफ़ी भीड़ देखने को जो मंदिरों में मिला करती थी, वह भीड़ अब देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से आस्था का प्रतीक माना जाता है और जो सोमवती अमावस्या में जो मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग अब मंदिर आए हैं और टपकेश्वर महादेव मंदिर में लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। कितने समय बाद आप मंदिर आए हैं, क्योंकि कोरोना लगातार चल रहा है? 4-5 महीने बाद हम आए मंदिर में दर्शन करने, अच्छा लग रहा है। सोमवती अमावस्या है, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आए हैं आज, क्योंकि देश कोरोना से भी जूझता हुआ नजर आ रहा है? जो हमारे मन में हम मांगेंगे भगवान से हमें देगा। बिल्कुल, सोमवती अमावस्या में एक मान्यता है कि भगवान से जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। इसके चलते आज लोग मंदिर में पहुंचे हैं और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में जल चढ़ाने भी पहुंचे हैं और आस्था है कि इस कोरोना काल से भी कहीं ना कहीं देश को मुक्ति मिलती नजर आएगी। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, ANV न्यूज़, देहरादून।
अपनों उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां कोरोना के कहर से लोग करहार रहे हैं, तो वहीं बरसात शुरू होते ही डेंगू का कहर भी शुरू हो जाता है और इसी कड़ी में डेंगू का प्रभाव एक बार फिर से शुरू हो चुका है। देश के कई इलाकों से डेंगू फैलने की खबरें सामने आने लगी है। डेंगू के बारे में सबसे खास बात है कि इसके मच्छर दिन के समय काटते हैं और यह मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। बड़ों के मुकाबले ये बच्चों में ज्यादा तेजी से फैलता है। डेंगू के दौरान अगर तुरंत उपचार ना किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। डेंगू को लेकर रुड़की के नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी का कहना है कि डेंगू साफ पानी में पैदा होता है। सबको यही ध्यान रखना है कि कहीं भी साफ पानी इकट्ठा ना हो। उनका कहना है कि कोरोना के चक्कर में लोग डेंगू को ना भूल जाएं, इसीलिए सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखिए, डेंगू में बुखार आता है। भी डेंगू भी दो तरीके का होता है। एक हेमोरेजिक डेंगू भी होता है जिसमें भी शरीर में लाल चकत्ते पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि जो बीमारी है वो मच्छरों की वजह से होती है, इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो जिससे मच्छर के लार्वा ना पैदा हो और मच्छर ना बढ़े। मुख्यतः हमको यही ध्यान रखना है। जो हम एक आम जनता को जो चीज़ बता सकते हैं वो हमको यही बताना है कि मच्छरों को न पनपने दें, जिससे कि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। और बाकी अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का एक वो जो चल रहा है उससे सभी लोग थोड़ा सा परेशान है, उस पर ज़्यादातर ध्यान उसी पे है। लेकिन मौसम डेंगू का भी है, इसलिए हमको डेंगू पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से हम डेंगू को भूल जाएं और वो ज़्यादा जो है हमारे लिए घातक हो जाए। खेत से धान लगाकर लौट रही नाबालिग लड़की से एक झोला छाप डॉक्टर को छेड़खानी करना भारी पड़ गया। नाबालिग ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में कर दी। पूरा मामला गदरपुर के निकटवर्ती सरोवर नगर गांव का है, जहां पर नाबालिग अपने खेतों पर काम करके अपने घर को वापस लौट रही थी और इसी दौरान रास्ते में एक झोला छाप डॉक्टर ने नाबालिग पर फब्तियां करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में पहले तो नाबालिग ने आरोपी डॉक्टर के क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। बहुत परेशान मलकीत सिंह ने कर रखा है। हम धान लगा के आ रही थी, मेरी लड़की को छेड़ाछाड़ी करी, बहुत मार पीट भी करी, बहुत परेशान करा उसने हमारे को। 7 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं। किसी के साथ बोलती है तो वो कहता है तेरी बात हो गई है। मैं परेशान हूँ, मेरा घर वाला खत्म हो गया है, मेरा छोटा बच्चा है। रात भी उन्होंने हमला करके पड़े हैं घर, आज भी सुबह भी बोलेरो लेके थाने आ गए, सब्जी ने कट्टे। अब आप क्या करवाई चाहते हो? हम करवाना ये चाहते हैं, जो हमें बहुत डर है, शाम को घर जाएंगे फिर भी हमें क्या पता हमारे से क्या हो जाए। हम इसलिए सुबह के थाने में बैठे हैं, बहुत परेशान है। कोई हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। उसके जो आदमी थे वो बनवास उसने सब मंगा रखे हैं। औरतें भी बनवासी, एक औरत का उसने गोली मारी। चाइनीज ऐप टिकटॉक भले ही बंद हो चुका हो, लेकिन टिकटॉक के बुरे परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं। रुड़की के एक युवक ने पहले टिकटॉक पर 12 बोर के तमंचे के साथ एक वीडियो बनाई थी, जो कि इन दिनों वायरल हो गई। रुड़की पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर युवक की तलाश की और 12 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार कर उसे जेल में भेज दिया। युवक ने टिकटॉक पर तमंचे का खूब प्रदर्शन किया था। ये भी कुछ दिन पहले टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़के के द्वारा हाथ में तमंचा लेकर उसका प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों के द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई थी। टिकटॉक का संज्ञान लेते हुए उस लड़के की शिनाख्त
करने का प्रयास किया गया और पुलिस द्वारा उस लड़के की शिनाख्त आकिब उर्फ बकासुर पुत्र फिरोज निवासी शेखपुरी कोतवाली गंगनहर के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा इसे कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जो तमंचा 12 बोर का नाजायज़ था, जो इसमें जिसकी वीडियो बनाकर ये उसमें डाला था टिकटॉक में, उसे बरामद कर लिया गया है। एक जिंदा कारतूस 12 बोर का भी इसे बरामद हुआ है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया है। इस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पहले भी इसके खिलाफ 2 मामले मोबाइल छीनने के होना प्रकाश में आया है। हाँ, वीडियो में ये एक मैं धूम्रपान करते हुए तमंचा हाथ में लेते हुए इसका वीडियो है और दूसरे में ये म्यूज़िक के साथ में ये तमंचा लेके चलता दिखाई दे रहा है, तो उसी तमंचे को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। रुड़की के मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर आज किसानों और उत्तम शुगर मिल प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें किसानों ने मिल प्रबंधन को जल्द से जल्द भुगतान करने की बात कही। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन की ओर से कल उत्तम शुगर मिल लिबरल हैडी पर धरना दिया जाना था और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन और मिल प्रबंधन के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। और ये एक सप्ताह का भुगतान 2-2 महीने में 1.5 महीने में दे रहा है। किसान इससे बिल्कुल परेशान हो चुके। किसान बिजली का जो सरचार्ज है उस पर 18% ब्याज दे रहा है, जो केसीसी लोन निकाल रखा है उस 12% ब्याज दे रहा है और यहाँ शुगर फैक्ट्री वाले उसका भुगतान दे नहीं रहे। तो किसान बिल्कुल इस फैक्ट्री ने भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। कल उत्तम शुगर मिल के गेट पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है। आज यहाँ मिल की कमेटी आई हुई है, गन्ना विभाग के अधिकारी आए हुए हैं, ये किसानों से वार्ता कर रहे हैं। अगर वार्ता सफल नहीं होती, किसानों का भुगतान बकाया नहीं होता, तो कल उत्तम शुगर मिल में भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। फड़ंचा खराब है तो हमने आश्वासन दे दिया, फड़ंचा को बिल्कुल ठीक करा देंगे, लाइन जो थी। तो अब एक भुगतान की बात थी, भुगतान मांग रहे थे, भुगतान का मैंने बताया अभी 8 दिन का भुगतान तो अभी कर रहे आने वाले सप्ताह में हम, और फिर अगस्त के महीने में 12 दिन का भुगतान करेंगे 15 अगस्त तक। ये हमारा कहना था। किसान यूनियन का कहना है अगर हमारा भुगतान नहीं होता तो हम गेट पर ताला लगाएंगे। नहीं, भुगतान तो हमने वादा कर लिया, वो मन माफिक नहीं हो सकता। वो कह रहे 1 महीने का भुगतान एक साथ दें, वो संभव नहीं है। चीनी लॉकडाउन में कम उठान हो रहा है, जैसे जैसे चीनी बिक रही है उसी रफ्तार से हम भुगतान कर रहे हैं। भुगतान हम रोक नहीं रहे, हमारा भुगतान रेगुलर चल रहा है, क्रमवार है बिल्कुल। हमारा मतलब ये मान लो पूरे स्टेट में दूसरा नंबर है, पहले नंबर पर लक्ष्य है तो दूसरे पर हम भी हैं। हमसे पीछे 7 फैक्ट्री है बाकी वो। वहीं मसूरी में निजी स्कूल की ओर से बच्चों की परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर अभिभावकों ने विरोध जताया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक से परीक्षा स्थगित करने की मांग की, तो साथ ही फीस देने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। मसूरी के एक निजी स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने अभिभावक संघ को एक पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल द्वारा 3 महीने की फीस मांगी जा रही है, जबकि उन्होंने पहले मार्च, अप्रैल, मई महीने की फीस जमा कर दी है। तो साथ ही 21 जुलाई से स्कूल प्रबंधक की ओर से बच्चों को स्कूल बुलाकर परीक्षा कराने की बात भी कही जा रही है। साथ एक और बात सामने आई है कि वो कुछ बच्चों को पेपर देने के लिए स्कूल बुलाना चाहते हैं। कोरोना को देखते हुए कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे स्कूल जाएं और वहाँ पर वो पेपर दें, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे देखते हुए अभिभावकों ने कुछ मांग रखी है कि प्रथम वो चाहते हैं कि जो पेपर कल होना है फिलहाल वो पेपर ना करा जाए, क्योंकि कोरोना काल में तो बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका अनुरूप प्रभाव पड़ सकता है। ये देखते हुए एक तो स्कूल प्रबंधक से निवेदन है कि वो पेपर ना लें, और दूसरा अभिभावकों पे ये दबाव ना बनाया जाए फीस देने के लिए। जो भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से स्कूल प्रबंधक काम करे। भारत नेपाल के बीच हालिया तल्ख बयानों के बावजूद दोनों के बीच रोटी बेटी वाले संबंधों को जरा भी आंच नहीं आई। इसी रिश्ते की खातिर धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 15 मिनट के लिए खोला गया। भारत से दूल्हा बारात संग नेपाल पहुंचा और 10 मिनट में शादी कर दुल्हन को लेकर लौट आया।
पुल के गेट पर माता पिता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया। दुल्हन राधिका ने बताया कि उनकी शादी मार्च में होनी थी, लेकिन लगातार लॉकडाउन के चलते नहीं हो पा रही थी। प्रशासन का धन्यवाद जिसने हमारी मुश्किल आसान कर दी। केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहा है। यहां बिजली स्टेशन भी लगाया जाना है और ऐसे में बड़ी मशीनों को ऊपर पहुंचाना बड़ी चुनौती है। और इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि मशीन को लादकर ट्रैक्टर सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने ट्रैक्टर से सामान ऊपर पहुंचाने पर रोक लगा दी, लेकिन सोशल मीडिया पर इन मजदूरों के लोग जमकर सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान भोले बाबा के धाम में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हो रही मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्तों के पास से 22 मोबाइल फोन, 2 बाइक और 1 एक्टिवा बरामद की गई। और इसके अलावा पुलिस अभियुक्तों से 18 अन्य मोबाइल के बारे में जानकारी को जुटा रही है। वहीं हरिद्वार में सिडकुल की हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल तक ये संख्या 220 थी। आज सुबह तक 4 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब यह आंकड़ा 224 तक पहुंच चुका है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने हिंदुस्तान लीवर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कर्मचारियों को इकट्ठा करके लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया गया। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं एक ही दिन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मरीज सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। डीएम ने जिले के सभी उद्योगों में 10% कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने के आदेश जारी किए हैं। तो साथ ही संक्रमण रोकने के लिए 30 नई टीमों का गठन किया गया है। और इसी के साथ ही आपको उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।